हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कि भारत का क्या है राष्ट्रपति है। भाग 5 संघ सरकार में पढ़ रहे थे भारत का क्या है एक राष्ट्रपति है। इसके बारे में हमने मुख्य चर्चाएं की थी कि संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, भारत की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 53-54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, निर्वाचक मंडल होगा, उसका निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। और 56 क्या कहता है, पदावधि होगी, इसके कितना कार्यकाल का। 57 क्या कहता है, इसका जो पुनः निर्वाचन का भागीदार होगा। 58 की बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। 59 क्या कहता है, इसकी शर्त क्या रखी जाएगी। और 60 क्या कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ लेगा कि मैं भारत के संविधान के प्रतिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता हूं। 61 में क्या महाभियोग की प्रक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाएगी। दोनों सदनों में 1/4 बहुमत से क्या है इसको पेश किया जाएगा और 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति को सूचना देने से पहले उसको 14 दिन पहले सूचना बताई जाती है कि राष्ट्रपति को आपके सामने क्या महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। और आपको क्या है, या तो खुद पेश होगा राष्ट्रपति या अपने जो सम्मानित वकील है उनको पेश करेगा। और अगर महाभियोग सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कौन से सदन में पेश होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा 61-62 की अगर बात करते हैं तो अगले जो राष्ट्रपति है, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की क्या क्या है उनकी, अगर बात करते हैं नियम हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के क्या क्या नियम है। 62 में क्या कहता है, अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अगले राष्ट्रपति का है वो चुनाव कर लिया जाता है, यानी पद जो है वो खाली नहीं रहेगा। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि संविधान का अनुच्छेद 71 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जो कोई विवाद हो गया उसका निर्णय देगा। और 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति के द्वारा समाधान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, समाधान की शक्ति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि मत मूल्य निकालना है। हमने क्या किया था, पहले तो क्या राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन नियुक्ति सारे आपको बता दिया था। इसमें एक पॉइंट रह जाता है, वो कौन सा आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, वो अभी देखेंगे। इससे पहले हमने कल क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निकाला था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार संपन्न होता है। तो इसका चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी उनकी चुनाव की घोषणा करता है। और जो लोकसभा का मुख्य सचिव इसका क्या निर्वाचन अधिकारी रखा जाता है। और यह इसमें क्या जमानत की राशि 20,000 रुपये प्रति कैंडिडेट के हिसाब से होती है। अगर कोई व्यक्ति डाले गए कुल वैध मतों का एक बड़ा अच्छा हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जो जमानत की राशि है 20,000 रुपये जो आरबीआई खाते में चली जाती है, वहां पर डिपॉजिट रहेगी, वहां पर जब तक है वो आरबीआई खाते में रहती है। और इसमें प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 क्या अनुमोदक होने चाहिए। निर्वाचन मंडल की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं और मनोनीत इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। प्रत्येक जो विधानसभा है उसके अमले का मत मूल्य निकाला जाता है। वहाँ की 1971 की जनसंख्या है, जनसंख्या को उधार मानकर, और नीचे क्या था, टोटल कैंडिडेट कितनी सीटें उनटू 1000 से उसके गुणा करेंगे और इसके क्या है प्रत्येक कैंडिडेट का मत मूल्य आ जाता है। राजस्थान के अगर एमएलए का मत मूल्य की बात करते हैं 129 रुपये है। सर्वाधिक मत मूल्य की बात करते हैं यूपी का एमएलए का कितना 208 रुपये था। न्यूनतम मत मूल्य की बात करते हैं सिक्किम के एमएलए का न्यूनतम मत मूल्य 7 रुपये मैंने बताया था। यहाँ तक चर्चा की थी। इसके बाद में एमपीज का मत मूल्य निकाला जाता है, यानी सांसद है उनका मत मूल्य निकाला जाता है। तो एमपी का मत मूल्य निकालने के लिए वही 1971 की जनसंख्या है और कुल जो निर्वाचित है एमएलए है उनसे गुणा किया जाता है। इस प्रकार जो टोटल राशि आती है वो कितनी होती है, एमपीज का मत मूल्य है, यानी प्रति एमपीज का, यानी प्रत्येक सांसद का कौन सा था, हमने मत मूल्य निकाला था 708 रुपये होता है। तो इस प्रकार चुनाव आयोग के द्वारा सूचना जारी की जाती है और उनका क्या है जो मत मूल्य है वो निकाला जाता है। फिर क्या राष्ट्रपति का जो क्या निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का क्या निर्वाचन होता है। तो प्रथम प्रक्रिया में क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है, यानी राष्ट्रपति में कौन से आते हैं 4100 तो बहुत हैं, 4100 बहुत हैं और 776 सांसद होते हैं। 4100 कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी अमले की हमने बात की, विधायक की बात करती है तो 4120 कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कोई भी क्या है अगर उपचुनाव हो जाते हैं। जैसे हमारे सरदार सर से उपचुनाव हुआ था, सरदार सर इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसमें क्या है ये पद खाली हो गया था। इसमें क्या है कई बार ये से क्या है विधानसभा के जो क्या पद खाली हो जाते हैं विधायक के रूप में, तो वो इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो लगभग 4120 के सदस्य एमएलए इसमें हिस्सा लेते हैं। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं सांसद की 776 सांसद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनके द्वारा एक निर्वाचन मंडल का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद क्या निर्वाचन मंडल का मत मूल्य निकाला जाता है, यानी एमपी और एमएलए है उनका क्या है मत मूल्य निर्धारण किया जाता है कि एमपी का इतना होगा, एमएलए का इतना होगा। फिर क्या है मतदान संपन्न होता है, मतदान संपन्न करवाया जाता है। रद्द मत को हटा दिया जाता है। रद्द मत किसी ने एक स्थान 2 डाल दिए हैं तो रद्द मत को हटा दिया जाता है। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं निर्वाचन का कोटा निकालते हैं कि कितने पैसे लगे हैं, कितने क्या है पैसे लगे, उनका कोटा निकाला जाता है। फिर जो है रद्द मत को हटा निर्वाचन कोटा निकाला जाता है। और लास्ट की अगर बात करते हैं कौन सा आता है मतगणना की जाती है, मतगणना की जाती है और कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय देता है और राष्ट्रपति का चुनाव क्या संपन्न हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का क्या है चुनाव संपन्न हो जाता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो द्वितीय चक्र की गणना होती है। इसके बारे में कल कहा था कि अब बाद में करेंगे इसके बाद। तो कई बार चुनाव में क्या आती है द्वितीय चक्र की गणना होती है।
द्वितीय चक्कर, द्वितीय से नहीं वैसे लिखा जाएगा, कौन सा आता है, द्वितीय चक्कर की गणना है। तो कई बार राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार गणना करनी पड़ती है, यानी एक बार में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं माना जाता है। जैसे देखिए आप, एक कैंडिडेट ए है, एक बी है, एक क्या सी है। जैसे अब की बार द्रौपदी मुर्मू थे, द्रौपदी मुर्मू, उनके सामने कोई मान लीजिए राजनाथ सिंह है, इधर अपने अशोक गहलोत मान लीजिए राजस्थान के सीएम। जैसे ये 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 3 क्या है कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक को तो कितना हिस्सा आ जाता है 30%, एक को तो क्या है 30% हिस्सा आ जाता है, दूसरे को कितना आता है 26% है, और तीसरे को कितना आता है 56, कितना आता है 30 56 कितना आ जाता है इसमें, कुछ मान लीजिए आप 35% मान लीजिए, ठीक है। 30 26 और क्या है 35, 30 26 और इसमें कितना मान लीजिए 35 31 कुछ भी मान लीजिए। तो 3 कैंडिडेट है, तीनों का निर्धारण होता है, लेकिन जो कुल 100 वोट है उनमें क्या तीनों में क्या एक आंकलन नहीं हुआ था। तो या तो ये कैंडिडेट इसको समर्थन देगा या क्या इसको समर्थन देता। वीवी गिरी चुने गए थे, तो द्वितीय चक्कर की मतगणना एक बार हुई थी। वीवी गिरी जब राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे तो वहाँ पर 2 प्रकार के क्या है जो निर्वाचन प्रणाली है द्वितीय चरण में किया गया था। क्यों, ये कैंडिडेट है, ये जीत रहा था ना ये जीत रहा था, ठीक है। इनका एक निर्धारण होता है कि दोनों क्या सामान्य से 50 प्लस इनका क्या होता है 50 प्लस 1% क्या है इनके पास वोट होने चाहिए, यानी कुल जितने वोट डले हैं उसका 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए, यानी 51% जो टोटल वोट है उनको प्राप्त होने चाहिए, यानी 10,000 प्लस 1 यानी 10,000 एक वोट प्राप्त होने चाहिए। ये नहीं है कि इसके बाद 36 आ गया, इसके बाद 31 30 आ गया तो ये 31 वाला जीत गया, नहीं। 50 प्लस 1 है, यानी 50% प्लस 1 इसमें हिस्सेदारी हो तो 51% जिसके पास मत आते हैं, वोट आते हैं, कुल जो वेद मत है उनमें से मत आते हैं, तो वे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है, वो कैंडिडेट का चुनाव क्लियर करता है। तो इस प्रकार वीवी गिरी का चुनाव था, उसमें क्या द्वितीय, ये क्या एक व्यक्ति को इतना है, एक व्यक्ति को इतना है, तो द्वितीय चरण की गणना की थी कि दूसरा जो कैंडिडेट था राजनाथ सिंह, जैसे कोई भी उसमें कैंडिडेट था तो उसने क्या इसको समर्थन दिया था। 26 प्लस 31 ये कितने हो गए 7, 3 2 5 यानी 57% है। 51 प्लस यानी 50 प्लस 1% यानी 51% से 51 या 51% से ज़्यादा है। तो इस प्रकार वीवी गिरी को द्वितीय चक्कर की गणना के अनुसार क्या राष्ट्रपति चुनाव का जिताया गया था। द्वितीय चक्कर में एक बार ही हुई है, द्वितीय चक्कर की गणना क्या है उसमें एक ही बार हुई थी। अब तो कैंडिडेट होते हैं वो 2 ही होते हैं मोस्टली, तीसरा होता है वो बैठ जाता है। तो दोनों में चुनाव संपन्न होते हैं, दोनों में एक कैंडिडेट है 50 प्लस 1 वोट लेकर आता है और क्या अपना चुनाव संपन्न कराता है, राष्ट्रपति के पद पर वो कार्य करता है। जब तक शपथ ग्रहण करता है उससे लेकर कितने 5 वर्ष तक, ऐसे नहीं है जब चुनाव हो गए उससे मान लिया जाए, नहीं, जब राष्ट्रपति का शपथ समारोह होता है उससे लेकर वह 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर दावेदार रहता है। 62 कहता है कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं हो जाता तब तक ये राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करेगा, यानी जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला हो तो उससे 1 या 2 माह पहले का चुनाव संपन्न करवा लिए जाते हैं और अगला राष्ट्रपति जिस दिन अपना त्यागपत्र देता है उससे उसी दिन क्या है ये राष्ट्रपति है अपनी जो सीट है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो है सीट खाली नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने से पहले ही क्या है जो इन जो राष्ट्रपति है नए राष्ट्रपति है उनका चुनाव क्या है संपन्न करवाया जाता है और इन्हें चुन लिया जाता है। इस प्रकार यह होती है द्वितीय चक्र की गणना है। इसके बाद अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ते हैं। राष्ट्रपति क्या शक्तियाँ हैं, एक तो कौन सी होती है, एक तो शक्ति की बात करते हैं तो कौन सी शक्ति होती है, कार्यपालिका है, यानी राष्ट्रपति है समस्त कार्यपालिका का प्रधान होता है, हमने पढ़ा था। दूसरा क्या है, विधायिका है, जो कोई भी निर्णय लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा है, राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा है, ये अपना कोई निर्णय देती है तो अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति इसको करेगा। और कौन से कार्यपालिका है, विधायिका है। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है, वित्तीय है यानी कोई भी पैसों का जो लेन देन है वो इसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही जाते हैं। न्यायिक है, राष्ट्रपति क्या समाधान की शक्ति रखता है, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्या है जो मृत्युदंड का कोई व्यक्ति है उसे क्षमा कर सकता है, समाधान की शक्ति रखता है। कोई महिला है वो गर्भवती है, उसके बच्चा होने वाला है और उसको क्या सजा होगी है, उसको क्या है कारावास हो गया है, तो राष्ट्रपति उसके कारावास में थोड़ी क्या है ढील दे सकता है और उस महिला को क्या है समय से पहले क्या है रिलीज कर सकता है। ये राष्ट्रपति क्या शक्तियाँ रखता है। ये क्या है राष्ट्रपति क्या है शक्तियाँ होती है कि राष्ट्रपति खुद के दम पर इस प्रकार यह कर सकता है। तो ये शक्तियाँ हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ हैं कि राष्ट्रपति के बाद दूसरी शक्तियाँ कौन सी आती है, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इनमें अगर बात करते हैं तो उनसे 352 है,
अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है। 360 वित्तीय आपातकाल है। पहला 352 है आतंरिक अशांति है, इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया, शस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया, शस्त्र विद्रोह है। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल है, यानी भारत की साख को अगर वित्तीय खतरा हो, भारत के पास पैसे नहीं हो, तो उसमें जो आपातकाल लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वित्तीय काल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। भारत में एक बार भी वित्तीय काल अब तक नहीं लगा है। तो भारत में पूछ लिया जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो भारत में क्या है, वित्तीय जो आपातकाल है एक बार भी नहीं लगा है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है। 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया, फिर जो पीछे वाले सारे अनुच्छेद है वो क्लियर हो जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 62 तक पढ़े हैं अनुच्छेद, हमने 1 से चले तो 62 तक अनुच्छेद पढ़ दिए हैं। इसके बाद हम एक पढ़ रहे हैं 61 है। 61 में क्या कहता है, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर क्या लगाई जाएगी, महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया है। संसद है, संसद के कितने सदन हैं, 2 है। संसद कितने हैं, 2 है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है, लेकिन इसके सदन कितने होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा कितने हैं, 2 है। इसमें पहला तो प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जा रहा है उसमें पहलकर्ता सदस्य कितने होंगे, यानी कितने सदस्य पहलकर्ता होंगे, यानी रिपोर्ट देंगे कि हम राष्ट्रपति को, हमने ये मामला देखा है और हम राष्ट्रपति को कहे हटाना चाहते हैं। तो इसमें पहलकर्ता कितने होंगे, 1/4 सदस्य। जो भी सदन है, यानी लोकसभा में लगभग 545 है, जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा विवाद है, नहीं तो 552 सदस्य हैं। तो 545 जो सदस्य हैं इनका 1/4 बहुमत देंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। इसमें राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा वही है, 245 सीटें। मैक्सिमम जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 250 है, लेकिन वैसे 245 है। तो इनका कितना है, पहले कहता 1/4 सदस्य है, यानी 245 में से 1/4 सदस्य अगर यह साइन कर देते हैं कि हम राष्ट्रपति के ऊपर क्या महाभियोग ला रहे हैं, तो कहे वो लाया जाए। कितने सदस्य, 1/4 सदस्य, ठीक है। 1/4 सदस्य इसके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे राष्ट्रपति के ऊपर। यदि इस सदन से 2/3 सदस्य, पहले करता ये हो गए, जो है राष्ट्रपति पर प्रश्न इससे आगे पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा प्रथम बार। तो यह क्या दोनों सदनों में से किसी पर किया जा सकता है, लोकसभा में भी कर सकता है, राज्यसभा में कर सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में करे। तो कोई भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यदि उस सदन के द्वारा सामान्य चर्चा के द्वारा 2/3 बहुमत से उसको पारित कर लिया जाता है, यानी यह जो सदन है यह कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य अगर इसे पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की आई है, लिस्ट आई है, यानी जो क्या विधेयक आया है उसको अगर ये 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो ये अगले सदन में जाएगा, ये अगले सदन में जाता है। तो अगले सदन में जाने से पहले जो ये संबंधित जो पक्ष है, लोकसभा है या राज्यसभा है, संबंधित कोई भी सदन है, वो राष्ट्रपति को बता देता है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताया जाएगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है कि आप पर हम महाभियोग ला रहे हैं। जो भी होंगे पहलकर्ता होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को एक सूचना दे दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, और आपको 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि इस दिन प्रक्रिया लाई जाएगी। या तो आप खुद आएँ या आपके कोई वकील को भेजें। तो या तो राष्ट्रपति खुद, मोस्टली राष्ट्रपति खुद नहीं आते हैं, राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो इस पक्ष में आते हैं। तो सदस्य 2/3 बहुमत से पारित कर देते तो अगले सदन में चला जाता है। जो भी सदन होगा, राज्यसभा में या तो लोकसभा में आएगा, लोकसभा में तो राज्यसभा में जाएगा। यहाँ से भी अगर 2/3 सदस्य पारित कर देते हैं, यह विधेयक को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर वह दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, उसको अपने पद पर त्यागपत्र देना होगा, यानी हटना होगा। इसे महाभियोग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। अगर सिद्ध कदाचार और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है तो उसको भारत में तो क्या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो अगर बात करते हैं महाभियोग की जो प्रक्रिया है भारत में अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि पाकिस्तान में हम देखते हैं, पाकिस्तान में अभी जो है उनको क्या सजा दी गई है। अभी जो है पाकिस्तान के जो सीएम थे पीछे, उनको क्या है चर्चा चली थी, महाभियोग लगाया था उनको और सदन से हटा दिया गया था, और उनको क्या है अभी जो क्या है जेल की सजा
काटनी पड़ी थी, लेकिन भारत में अर्धन्यायिक प्रक्रिया है तो भारत में ऐसा नहीं होता। केवल जो राष्ट्रपति का दावेदार है उसे पद से त्याग पत्र देना होता है। तो प्रश्न पूछ लिया कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है? 14 दिन पूर्व है। पहल करता है 4 सदस्य है, दूसरे सदन में 4 सदस्य, दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, कहीं भी कर सकते हैं। 2/3 से बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को जो अपना त्याग पत्र है वो देना पड़ता है। दोनों सदन से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या कोई चारा नहीं है। तो ये क्या है, इसका मुख्य बातें थी। यानी कदाचार महाभियोग प्रक्रिया क्यों लाई जाएगी? अगर राष्ट्रपति भारत के संविधान को जो जिस प्रकार की प्रणाली है उसको रखने में सक्षम नहीं है, असक्षम करता है, या कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है, उसके चलने फिरने में अक्षमता है, चल फिर नहीं सकता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है, तो उस आधार पर क्या है वो व्यक्ति हटा सकते हैं उसको। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के जो दावेदार है, कहीं पुराना ब्यौरा उठा करके देख लिया जाता है कि इनके ऊपर ये कार्रवाई है, उन्होंने यहाँ पर लिप्त किया है, पैसे कमाए हैं, भ्रष्टाचार किया है, या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो इस आधार पर इनको क्या है महाभियोग लाया जाए और उनको पद से हटा दिया जाता है। तो ये इसमें एक था, इसके जो व्याख्या है हमने नहीं की थी। बाकी 1 से लेकर जो कि 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद हमने व्याख्या कर ली है। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है। तो सामान्य काल की होती है, एक कौन सी होती है, आपातकाल की होती है। तो सामान्य काल की जो शक्तियाँ हैं उसमें हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका, विधायिका है, न्यायिक है, और कौन सा है, कार्यपालिका, विधायक और न्यायिक, और कौन सा थे, वित्तीय शक्ति हैं। राष्ट्रपति जो होता है वित्त विभाग का मुख्य अधिकारी होता है। इसके पास जो संचित निधि है उसमें 566 जो करोड़ रुपए हैं, 550 550 करोड़ रुपए पैसे रखते हैं, उसका यही होता है। कुंडली मारकर राष्ट्रपति बैठा रहता है, राष्ट्रपति अंतिम अनुमोदन देता है तो ये यहाँ करेंगे। ठीक है, पहला अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं तो पहला बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति है। वैसे तो इसमें 2-3 बातें लिखवाते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तारपूर्वक लिखवाऊंगा कि कार्यपालिका शक्ति में पहला तो हमने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी भारत 53 में क्या है, भारत संघ का कार्यपालिका क्या होता है, प्रमुख। 53 कहता है पहला पॉइंट कौन सा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो क्या है, संघ की समस्त कार्यपालिका जो होती है राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। दूसरा, प्रधानमंत्री जो होगा कोई भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से करेगा। कहीं भी देश में जाता है, कोई भी संबंध स्थापित करता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन के साथ जाता है। तो समस्त कार्यपालिका, संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। संघ की जो भी कार्यपालिका यानी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। पीएम मोदी जी जाएंगे, कहीं प्रदेश में जाते हैं तो राष्ट्रपति के साथ क्या है वो जाते हैं कि राष्ट्रपति ने हमारे क्या है हमें अनुमति दी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्य प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति की, अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो कार्य का क्या होता है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। राज्य के क्या है, राष्ट्रपति खुद है, तो इसी समय राज्यपाल में क्या है, राज्यों में राज्यपाल होंगे, तो राज्यों के राज्यपाल को क्यों नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों को नियुक्त करता है। ये कौन से में है, कार्यपालिका में ये प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल को नियुक्त करता है। और इसकी अगर बात करते हैं संघ शासित प्रदेश हमने पढ़े थे, उसमें प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। संघ शासित प्रदेशों में क्या है, राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करता है, प्रशासक जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं, यह महालेखा सीजी की बात की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। 5वां कौन सा आता है, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे कि किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कार्यपालिका है,
कार्यपालिका में कौन कौन से इनके पास शक्तियाँ होती है, तो ये क्या सीएजी की नियुक्ति करता है। और कौन से संवैधानिक आयोग है उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, यानी संविधान के जो मुख्य मुख्य आयोग है उनकी नियुक्ति करता है। वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इन अध्यक्षों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कौन से आते हैं, वैधानिक आयोग है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन सा करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यह राष्ट्रपति की कौन सी थी, कार्यपालिका शक्ति है। वैधानिक आयोग और क्या संवैधानिक आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति लिख लीजिए। इसमें छठा कौन सा है, संवैधानिक व वैधानिक आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति। जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, और अगर बात करते हैं मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, इनकी नियुक्ति कौन सा करता है, ये करता है। और जो कौन सा होते हैं, इसके मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति लिख लीजिए आप, सातवां पीएम की नियुक्ति वह पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति है कार्यपालिका, इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, इस प्रकार अपनी कार्यपालिका चलाता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में ये मुख्य मुख्य कार्य करते हैं। दूसरी हमने क्या पढ़ी है, कार्यपालिका है, विधायिका है। राष्ट्रपति की दूसरा कौन सा आता है, विधायिका है। दूसरी शक्ति कौन सी आती है, विधायिका है। दूसरी शक्ति की बात करते हैं, विधायिका शक्ति है, यानी राष्ट्रपति की जो विधायिका शक्ति है। तो ये क्या है, सर्वप्रथम तो अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति विधान यानी विधायिका का सदस्य होता है। ये जो विधायिका होती है इसका सदस्य होता है। तो ये कौन सा आता है, पहले बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। तो इसमें विधायिका संसद का एक अंग है। तो ये क्या, संसद का स्वयं एक हिस्सा है। राष्ट्रपति क्या है, स्वयं क्या, संसद का हिस्सा है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब तीनों मिल जाते हैं तो भारत की विधायिका बनती है। इसमें राष्ट्रपति स्वयं होता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करते हैं संसद के स्तर को, इसका मुख्य कार्य क्या है, संसद के स्तर को आहूत करना, छत्रावसान करना, और कौन सा आता है, भंग करना। मुख्य कार्य है, संसद में कोई कार्यवाही चल रही है तो उसको क्या है, संसद के आहूत करना है। संसद के स्तर है उसको आहूत करता है, यानी बीच बीच में आकर उसको स्पीच देता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, छत्रावसान करना है, भंग कर सकता है और भंग कर सकता है। छत्रावसान है, बीच में रोक सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यह बुलाने का जो कार्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा है, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा कौन सा, संसद का स्वयं एक हिस्सा होता है और ये क्या है, छत्रावसान कर सकता है, आहूत कर सकता है और जो भंग कर सकता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो विधायिका में कौन सा आता है, राष्ट्रपति यानी सदन है, कौन सा आता है, राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज और सहकारिता क्षेत्र के जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में क्या है, उन्हें नियुक्त करता है। और यह दो आंग्ल भारतीयों को संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों की लोकसभा में नियुक्ति कर सकता है। अब तो क्या है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन यह राष्ट्रपति का अधिकार है। 2 आंग्ल भारतीयों की राष्ट्रपति जो है तो लोकसभा में 2, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों क्या है, नियुक्ति कर सकता है। अगर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, इसके अध्यक्ष पद पर न हो तो इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति है, इसकी अस्थायी अध्यक्षता के रूप में कार्य कर सकता है।
राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। जब प्रथम बार संसद चुनकर आती है तो राष्ट्रपति प्रथम बार जाता है और उसे स्पीच देने का कार्य करता है। ये कौन सी आती है? विधायिका शक्ति में आती है। संदेश देने का कार्य है और प्रथम बार स्पीच देने का कार्य करता है। इसमें राष्ट्रपति जो है विशेष अभिभाषण भी दे सकता है। तो कौन सा आता है? विधायिका की अगर बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति जो है विशेष अभिभाषण भी देता है कि हम इस प्रकार चुनकर आए हैं। तो एक क्या विशेष अभिभाषण की प्रक्रिया होती है, उसमें राष्ट्रपति क्या है इनके बारे में बोलता है। प्रतिवर्ष जो होती है प्रथम जो बजट स्तर शुरू होता है उसमें जाकर के प्रथम बार राष्ट्रपति क्या है स्पीच देता है और बाद में क्या जो स्तर है अपना आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति कौन सी थी? विधायिका शक्ति है। राष्ट्रपति कौन सी थी? विधायिका शक्ति है। तीसरी अगर हम बात करते हैं कौन से आते हैं? विधायिका वित्तीय है। राष्ट्रपति कौन से आते हैं? वित्तीय शक्ति हैं। ठीक है, वित्तीय शक्तियां हैं। तीसरा हमारा कौन सा आता है? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति है तो कोई भी बजट है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा। बजट राष्ट्र वित्त यानी पैसों से लेन देन की बात है। वित्त बजट राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा। कोई भी जो बजट है वो राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे, उसके बाद में क्या पेश किया जाएगा। तो कोई भी जो बजट है वित्त है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा। तो कोई भी धन विधेयक है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। कोई भी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति से पहले अनुमानित करेंगे। कोई बजट है तो पैसे का लेन देन है, धन विधेयक है वो भी क्या पैसे का लेन देन है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेने ही होगी। और दूसरा कौन सा है? कोई स्टेट है अनुदान की मांगे करता है, यानी बजट आया नहीं है और किसी स्टेट को पैसों की जरूरत होगी तो वो क्या है राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेते हैं और फिर यह पैसे दिए जाते हैं। तो कौन सा आता है? अनुदान की मांगे हैं। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर अनुदान है। कोई भी स्टेट है जैसे बजट है पहले फरवरी के अंत में होता था, लेकिन वर्तमान में बजट है आपने देखा 1 फरवरी को पेश कर दिया जाता है। क्यों? पहले वित्त वर्ष नया 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था तो मार्च का महीना एक ही मिलता था इनको, तो इसमें क्या निरीक्षण करना मुश्किल था। वित्त विभाग था उनको निरीक्षण करना मुश्किल था कि इसमें इस हिस्से में हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इसमें इतना लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने 1 महीने का दायरा बढ़ा दिया, यानी 2 महीने में जो वित्त विभाग है वो अपने पैसे जहाँ पर लगाता है उसके जो क्या है निरीक्षण कर लेता है कि यहाँ पर हमने सही दिया, यहाँ पर क्या गलत दिया है। तो इसमें क्या इनको पैसे की जरूरत होती है, तो इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। यानी एक बार स्टेट मांगता है कि हमें पैसे दे दीजिए, जब हमें बजट में जो पैसे मिलेंगे उनसे आप काट लीजिए। तो यह जो अनुदान की मांग होती है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती है। राष्ट्रपति इस पर साइन करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसमें क्या करता है? वित्तीय शक्ति है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग मैंने पहले पढ़ा था, कार्यपालिका में क्या पढ़ाया था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन सा करता है? ये करता है। राष्ट्रपति कितनी होती है? राष्ट्रपति के अधीन कितनी होती है? 500 करोड़ की। चौथा पॉइंट कौन सा आता है? राष्ट्रपति के अधीन लगभग 550 करोड़ की राशि होती है, कि राशि आकस्मिक निधि के रूप में होती है, यानी इमरजेंसी कोई आ गई आकस्मिक निधि के रूप में। राष्ट्रपति के पास 550 करोड़ रुपए की राशि एक होती है जो आकस्मिक निधि के रूप में होती है। अगर किसी को अगर वित्तीय आपातकाल या कोई स्थिति लागू हो जाती है तो राष्ट्रपति यह राशि काम में ले सकता है। ये भारत का जो खजाना है उसमें हमेशा पड़ी रहती है। भारत की जो केंद्र सरकार है उसके अंदर राष्ट्रपति होते हैं, उनके अधीन एक विभाग होता है जिसे आकस्मिक विभाग कहा जाता है और इसका जो मुख्य होता है वो राष्ट्रपति होता है। यानी इसमें क्या है, ये भारत सरकार का खजाना है। ये आकस्मिक निधि क्या है? भारत सरकार का खजाना है। इसमें हमेशा 550 करोड़ रुपए रखे ही रहते हैं कि कब वित्तीय आपातकाल, कोई भी आपातकाल लागू हो जाए, कौन सी परिस्थिति किस देश कब आ जाए, तो उसके लिए क्या है ये संरक्षित रखे गए हैं कि कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है तो इन पैसों का उपयोग कर सकते हैं। तो आकस्मिक निधि का जो होता है प्रमुख होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार ये किसकी थी? वित्तीय शक्तियां हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, यानी न्यायपालिका उसकी शक्तियां हैं। तो अब लिखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति कौन सी आती है? न्यायिक शक्तियां। न्याय क्या है? शक्तियां। शक्तियां शक्तियां न्याय क्या है? शक्तियां हैं। शक्तियां न्याय क्या है? शक्तियां हैं। तो
कौन सी होती है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो प्रथम बार बात करते हैं तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पहला पॉइंट लिखते हैं, यह उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वप्रथम जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। फिर क्या है? हाईकोर्ट आएगा। फिर कौन से आते हैं? हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय आते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, ये पढ़ेंगे 214 से 231 तक हाईकोर्ट के न्यायाधीश है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये तो हमने पढ़ा था 124 से लेकर, हम पढ़ेंगे 124 से लेकर के 147 तक चलेंगे। न्यायपालिका है, ये इसमें भाग में आएगी। इनकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या है? हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। पीछे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट से कोई वाद विवाद हो जाता है उसका परामर्श का हकदार है, परामर्श ले सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति किसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानना बाध्य नहीं है, परामर्श ले सकता है। कोई भी राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी कोई विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के आप इसके बारे में हमें क्या सुलझाइए। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी बात देता है कि आप इसमें ऐसे राय दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति को यह परामर्श मानना बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अगर अच्छा लगेगा तो इस परामर्श को, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानेगा, नहीं तो नहीं मानता है। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति संविधान के 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। चौथा क्या कहता है? समाधान की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति क्या समाधान की शक्ति रखता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर क्षमा करना है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में भारत का जो राष्ट्रपति है उसको प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति कौन सी है? यह शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके अलावा एक अन्य शक्ति आती है, कूटनीतिक शक्ति है, जिसे राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। अन्य देशों के साथ मित्रता व्यवहार होता है, उसे कूटनीतिक शक्तियाँ कहा जाता है। तो ये क्या इनकी मुख्य शक्तियाँ थी। कोई भी व्यक्ति है उसको सज़ा मिल गई है तो उसके सज़ा में कटौती कर सकता है, उसकी बढ़ोतरी कर सकता है, उसकी देय याचिका को रख सकता है, काट सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास के अलग अलग होते हैं। उसकी क्षमा को बिल्कुल ही जो है, उसकी जो सज़ा दी गई उसको क्या बिल्कुल ही निरस्त कर सकता है अगर राष्ट्रपति को दया आ गई तो। लेकिन राष्ट्रपति से जो दया याचिका लगाता है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने जाकर के है राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता, यानी प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं कर सकता है। केवल उसकी चिट्ठी जाती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, उसमें दया याचिका को देखते हैं। अगर उन्हें लगा कि कोई परिस्थिति है वो ठीक है और भारत के जो साख है उनके लिए खतरा नहीं है तो उस व्यक्ति को वह क्षमा कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति क्या समाधान की शक्ति है। ये मुख्य इसमें बातें थी। एक इसमें के आपातकालीन शक्तियाँ और रह गई है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति जो क्या है जेब निषेधाधिकार है, कौन कौन से पर क्या है अपनी अनुमति दे सकता है, कौन कौन पे रोक सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा ही राष्ट्रपति है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सेशन और होगा उसमें हमारे राष्ट्रपति है वो कंप्लीट, इसके बाद हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल देखेंगे। तो ओके दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।